अब हमारे इस वेस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। फिनाइलेफ्रीन, आइसोप्रोटेरेनॉल और नोरेपिनेफ्रीन। जो फिनाइलेफ्रीन है वो अल्फा एगोनिस्ट है, आइसोप्रोटेरेनॉल बीटा है, ठीक है। नोरेपिनेफ्रीन सब पे एक्ट करता है। जो फिनाइलेफ्रीन है इसने क्या कराना है, इसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा वेसल्स की तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा करवा देगा, तो सब में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, बैरो रिसेप्टर्स जो थे उन्होंने डिटेक्ट किया कि भाई ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने वेगल रिफ्लेक्स करवा के ब्रेडिकार्डिया करवा दिया। इस वजह से हार्ट रेट जो है वो कम होगा। ये हमारे पास कंपनसेटरी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। आइसोप्रोटेरेनोल क्या है, बीटा है, ठीक है। अब इसने क्या करवाना है कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स थे वहाँ वेजोडाइलेशन करवा देगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा और हार्ट रेट पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है क्योंकि कार्डियो सेलेक्टिव भी होता है ना बीटा एगोनिस्ट। तो इसने क्या कराना है, हार्ट रेट को ज़्यादा करवा देना है। नॉरएपिनेफ्रीन क्या कराएगा, सबकी जो है रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा करवा दी, मीन ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करेगा तो कंपनसेटरी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होगा, बैरो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, वेगल रिफ्लेक्स हुआ, ब्रेडिकार्डिया हो गया। और अगर बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट किया तो उसने डायरेक्ट जाके हमारे पास हार्ट रेट को ज़्यादा करवा दिया। अब ये वही बताया कि जो अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट है लाइक फिनाइलेफ्रीन, इसने क्या करना है, हमारे पास ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करवाना है, कंपनसेटरी रिफ्लेक्स होगा और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। जो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट ड्रग है लाइक क्लोनिडीन, अगर इसको आप आईवी दोगे तो इसने वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवानी है। टॉपिकली यूज़ कर सकते हो नेज़ल स्प्रेस में। अब जब हमारे पास नोज़ ब्लीडिंग हो रही होती है जिसको हम एपिटेक्सिस कहते हैं, तब हमें वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करवाना होता है, तब हम इसको दे सकते हैं। ऑरली क्या करता है, जब आप इसको ऑरली देते हो ना, ये सीनस में क्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर देगा, ब्लड प्रेशर को कम करवा देगा। एक पूछा जाता है कि सिंपैथेटोप्लेजिक और सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, वो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स होती हैं। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स कौन सी, क्लोनिडीन और मेथाइलडोपा होती हैं। या ये एंटी हाइपरटेंसिव भी हो सकती हैं। ये एंटी हाइपरटेंसिव कैसी हैं, जब आप इसको ऑरली देते हो ना तो ये क्या करवाती हैं, सीएनएस में जाके क्यूमुलेट हुई, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम किया और हमारे पास जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस थी ना उसको भी कम कर दिया, वैजोडाइलेशन बेसिकली करवा देंगी। इस तरह इनका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है। जो बीटा एगोनिस्ट होता है ना, जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट, एल्ब्यूटेरोल, मेटाप्रोटेरेनोल और नॉन सेलेक्टिव आइसोप्रोटेरेनोल, इन्होंने क्या करना होता है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी वेसल्स को डायलेट करवा देना होता है। जो हमारे पास बीटा 1 होता है ना, वो कहाँ होते हैं, हमारे पास हार्ट पे होते हैं और जी सेल्स पे होते हैं, यानी कार्डियो सेलेक्टिव इसका वेसल्स पे कोई भी इफेक्ट एज सच नहीं होता। जो डोपामीन होता है वो कहाँ यूज़ होता है, हमारे पास प्लैंक्टनिक और रीनल वेसल्स को डायलेट करवा रहा होता है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं रीनल फेलियर में एसोसिएटेड विद शॉक। अब हार्ट पे हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2, मगर प्रीडोमिनेंटली बीटा 1 होते हैं। अब इन्होंने क्या कराना होता है, इन्होंने हमारे पास हार्ट रेट को ज़्यादा करवाना होता है। नेट कार्डियोवैस्कुलर एक्शन में क्या होता है, अगर हम स्लो इन्फ्यूजन करवाते हैं ना नॉरएपिनेफ्रीन की, क्योंकि हम इसको आईवी दे रहे हैं तो इसने क्या करना है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करवाना है और ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करवा देगा और रिफ्लेक्स क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। अगर आप रिफ्लेक्स को ब्लॉक करवा दोगे तो ये डायरेक्टली नॉरएपिनेफ्रीन जाके एक्ट करेगा बीटा 1 रिसेप्टर्स पे और टेकीकार्डिया करवा देगा। यही बात है, वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। जो अल्फा एगोनिस्ट होता है वो कैसे करवाता है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स से ब्रेडिकार्डिया करवा रहा है, और जो प्योर बीटा एगोनिस्ट है वो हमारे पास डायरेक्टली हार्ट को जाके स्टिमुलेट करता है और उसका हार्ट रेट ज़्यादा करवा देता है। जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अफेक्ट होता है बाय पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड द हार्ट रेट, ठीक है। जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर्स दोनों अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अल्फा ने क्या करवानी होती है, वैजो कंस्ट्रक्शन करवा देनी होती है। जो बीटा 2 होता है उसे स्केलेटल मसल्स की वैजोडाइलेशन करवा देनी है। जो पल्स प्रेशर है उसका फॉर्मूला सिस्टोलिक माइनस डायसिस्टोलिक प्रेशर, ये डिटरमिन होता है बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि कितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये इन्फ्लुएंस होगा बाय द बीटा 1 रिसेप्टर्स। जो बीटा 1 है वो बेसिकली कार्डियो सेलेक्टिव है ना, इस वजह से। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, वो सम है डायसिस्टोलिक एंड द पल्स प्रेशर, यानी इसी फार्मूला को उसने जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। तो ये फंक्शन होता है बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स का। अब मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल इफेक्ट, जो बीटा 1 थे वो कहाँ थे, हार्ट पे थे और जेजी सेल्स पे थे, ठीक है। जेजी सेल्स ने क्या रिलीज़ करवाना होता है, रेनिन। जो बीटा 2 होते हैं वो हमारे पास
कहाँ कहाँ होते हैं, वो हमारे पास पेनक्रियास पे होते हैं। तो क्या रिलीज़ करवाएंगे, इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं। लीवर से क्या करवाते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं। लीवर पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स ने क्या कराना होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवानी होती है। ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन हुआ इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ जो पोटेशियम है ना, वो भी साथ साथ चला जाता है, यानी ये दोनों को ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब ये हमारे पास ब्लड में आ गए तो इन्होंने हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरकैलीमिया करवा दिया। ये जो दोनों हैं ये हमारे पास अपटेक हो गए स्केलेटल मसल्स में, और बाद में क्या हुआ, हमारे पास हाइपोकैलीमिया हो गया और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया ब्लड में। और बीटा 3 क्या करवाती है, वो लाइपोलाइसिस करवाती है। अब इसके क्लिनिकल यूजेस, एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है, अगर आपने इसका एक्शन याद कर लिया है तब आसानी से इसके क्लिनिकल यूजेस भी लिख सकते हो, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, हाइपोटेंशन होती है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है और एंजियोडीमा होता है। हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एपिनेफ्रीन। हम उसको नॉरएपिनेफ्रीन क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जो नॉरएपिनेफ्रीन है ना वो बीटा 2 पे एक्ट नहीं करती है, ठीक है। जब नॉरएपिनेफ्रीन बीटा 2 पे एक्ट नहीं करेगी तो वो ब्रोंकोस्पाज्म को भी तो रिवर्स नहीं कर सकती है। और जो एपिनेफ्रीन है वो सारे रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, इसलिए हम उसको एपिनेफ्रीन देते हैं, ठीक है। हम उसको एंटी हिस्टामिन और कॉर्टिस्टेरॉइड भी क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंस नहीं होते हैं और ये ना ही रैपिडली एक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं देते हैं। हमारे पास CNS पेनिट्रेटिंग कौन से थे, एम्फीटामीन्स और कोकेन वगैरह थे, तो इसको हम यूज़ करते हैं नार्कोलेप्सी में, वेट रिडक्शन में यूज़ करोगे। आप सिर्फ ये तो नहीं कि उसको ड्रग दे दोगे, आप उसकी काउंसलिंग भी करोगे, इंटेंस डाइटरी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करोगे। जो मिथाइल फिनिडेट है वो आप यूज़ करते हो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स में। ये बेसिकली ना एनालॉग होता है एम्फीटामीन्स का। कोकेन है वो हमारे पास मूड को एलिवेट करता है। ये जितनी भी ड्रग्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, इनका एडिक्शन हो जाता है इंसान को। अब आईपीएस का क्या इफेक्ट होगा, जो हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट होते हैं जैसे फिनाइलेफ्रीन है, टेट्राहाइड्रोजोलिन है, ये क्या कराते हैं, ये रिड्यूस करवाते हैं कंजक्टाइवल ईचिंग को और कंजेशन को, जो कि इरिटेशन और एलर्जी की वजह से होती है, ठीक है। अब देखो कि किसी को अगर ईचिंग हो रही है तो आंखों में से पानी आता है ना, तो इस तरह याद करो हाइड्रोजोलिन, टेट्राहाइड्रोजोलिन। जो फिनाइलेफ्रीन है वो अल्फा 1 सिलेक्टिव एगोनिस्ट है ना, यानी ये डायलेटेड प्यूपिली पे एक्ट करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और क्या करवा देगा, माइड्रेसिस करवा देगा। ये साइक्लोप्लीजिया नहीं करवाएगा, क्यों नहीं करवाएगा, क्योंकि ये सिलरी मसल्स को जाके अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि सिलरी मसल्स पे तो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स थे ना। जो अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग हैं वो हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोमा के पेशेंट के लिए, क्योंकि अल्फा 2 एगोनिस्ट ने क्या करवानी होती है, हमारे पास रिड्यूस करवा देता है एक्वस ह्यूमरस प्रोडक्शन को। इसमें ड्रग्स कौन सी है, एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन। अब ब्रोंकाई पे, इसमें हम बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीटा 2 जो है वो ब्रोंको सेलेक्टिव है। जैसे कौन सी ड्रग्स, एल्ब्यूटारोल, मेटाप्रोटेरानोल और टर्ब्यूटालाइन, ये रिकमेंडेड नहीं होती हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए, मगर सेफ़ और एफिशिएंट होते हैं अगर हमने ब्रोंकोस्पाज्म को रिवर्स करना हो, ठीक है। जो बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट होती हैं जैसे फॉर्मोटेरोल होता है, ओलोडाटेरोल होता है, ठीक है, ये हम देते हैं कॉर्टिस्टेरॉइड्स के साथ या एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स के साथ देते हैं, ताकि ये ट्रीट कर सके प्रोफाइलेक्सिस इन एस्थमा और COPD में, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो ड्रग है ये सिर्फ ब्रोंकोस्पाज्म को रिवर्स करती हैं। अगर हम इसको कंबाइन करके देंगे ना कॉर्टिस्टेरॉइड या एंटी मस्कुरेनिक के साथ, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं एस्थमा और COPD वाले पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। अब कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन, ऐसी कंडीशन जिसमें आप चाहते हो कि ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो, जैसे एक्यूट हार्ट फेलियर हो रहा है, कोई भी शॉक में है, तो आप उस बंदे को बीटा एगोनिस्ट देते हो, ठीक है। जो बीटा 1 एगोनिस्ट होते हैं वो कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं, तो ये क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को ज़्यादा करवा देंगे और रिड्यूस करवा देंगे आफ्टर लोड को, ठीक है। और जो नॉरएपिनेफ्रीन होता है वो भी हम यूज़ करते हैं सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक में। डोब्यूटामाइन और डोपामीन जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो ऐसी कंडीशन जिसमें आप चाहते हो कि ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाए और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, यानी वैसल्स की कॉन्स्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हो, तो अल्फ़ा ड्रग्स दोगे। जो अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट होता है वो वैसो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है। हमारे पास जो एपिनेफ्रीन होता है वो हमारे पास होमियोस्टेसिस करवाता है। डीकंजेस्टेंट के लिए क्या ले रहे थे, अल्फ़ा एगोनिस्ट ले रहे थे, फिनाइलेफ्रीन लेते हैं हम। शॉक में हम नॉरएपिनेफ्रीन और फिनाइलेफ्रीन दोनों बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। अब एक बंदे को
जो है इनएडिक्वेट सिंपैथेटिक टोन की वजह से क्रॉनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो गया, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? हम उसको ऑरली एफिड्रीन देंगे, ठीक है, या एक नई ड्रग आई है माइडोड्रीन देंगे। अब ऐसी कंडीशन जिसमें एक्यूट कार्डियक स्टिमुलेशन जो है वो चाहिए होती है, तो हम उसमें क्या देते हैं? एपिनेफ्रीन देते हैं अगर एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट हो गया है तब। और अगर एवी ब्लॉक हो गया तो उसको आइसोप्रोटेरेनोल देंगे। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे क्या होता है, अगर किसी बंदे को प्रीमेच्योर लेबर हो रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए हम बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे। कौन सी ड्रग देंगे? रेट्रोडेराइन देंगे और टर्ब्यूटालाइन देंगे। ये नाम याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका ये भी होता है क्योंकि ये कार्डियक स्टिमुलेंट है ना, तो ये एरिथमिया कॉज करवा सकता है मदर और फीटस में। जो एफिड्रीन है वो लॉन्ग एक्टिंग ऑरल सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग है। ये यूज़ कर सकते हो इम्प्रूव करने के लिए यूरिनरी कॉन्टिनेंस, एल्डरली लाइफ में और चिल्ड्रन विद एन्यूरेसिस में। जो टॉक्सिसिटी है ना वो आप खुद सोचो, ठीक है, कि इसका क्या क्या इफेक्ट था। वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जो कैटेकोलेमीन्स थे वो हमारे पास सीएनएस को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, यानी इसका सीएनएस इफेक्ट तो कोई भी नहीं आने वाला, इसका पेरिफेरल इफेक्ट आएगा। पेरीफ्री में ये क्या करवा रहे थे? वैजो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, यानी अब ये क्या करवाएंगे? एक्सेसिव वैजो कंस्ट्रक्शन करवाएंगे बाय अल्फा रिसेप्टर्स। और क्या करवाता था? कार्डिक स्टिमुलेशन करवाता था। जब वो ज़्यादा कार्डिक को स्टिमुलेट करवा रहे तो कार्डिक एरिथमिया करवाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हैमरेज स्ट्रोक और पल्मोनरी एडीमा या हैमरेज करवाएगा। जो फिनाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन थे ये सीएनएस को क्रॉस कर सकते हैं, तो यानी सीएनएस टॉक्सिसिटी इनकी वजह से होगी। लाइक एम्फीटामीन्स जो थे, ठीक है, उनकी वजह से क्या हो रहा था? वो बंदा सारी रात जाग रहा था, ठीक है, इंसोमिया उसको हो रहा था, उसको भूख नहीं लग रही थी, एनोरेक्सिया हो रहा था। और ये क्या करवाएंगे? इंड्यूस करवाएंगे नर्वसनेस भी उसमें। अगर इसको हाई डोज में दोगे तो क्या करवाएगा? वो एंजाइटी, एग्रेसिवनेस या पैरानॉइड बिहेवियर कॉज करवाएगा। कॉन्फ्यूजन भी हो सकती है। अल्फा 1 एगोनिस्ट की ज़्यादा एक्टिवेशन हो रही है, अल्फा 1 ने क्या करानी होती है? वाजो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है। ये ज़्यादा एक्टिवेट हुए तो हाइपरटेंसिव कॉज करवा देंगे। बीटा 1 एगोनिस्ट हार्ट पे होते हैं तो इन्होंने क्या करवाएंगे? कॉज साइनस टेकिकार्डिया करवाएंगे, सीरियस एरिथमिया करवाएंगे, क्योंकि इसकी हाइपर एक्टिवेशन हो रही है ना, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। जो बीटा 2 एगोनिस्ट थे उन्होंने स्टिमुलेट करना है स्केलेटल मसल्स को और ट्रॉमर कॉज करवा देंगे, ठीक है। होता है ना कि एक बंदे को एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके हाथ भी कांपना शुरू हो जाते हैं, वो किसकी? रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से होता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन की वजह से होता है। कोकेन का क्या इफेक्ट आता है? कोकेन जो है वो हमारे पास सीएनएस को पेनिट्रेट कर सकती है। वो बेसिकली आप लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन होना शुरू हो जाती है, आपको सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, वही सारे टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं। चैप्टर के एंड पे ना समरी टेबल होगा, वो भी फिर भी एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ डायरेक्ट एक्टिंग कैटेकोलेमीन्स कौन से हैं? एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन, डोपामीन, आइसोप्रोटेरेनोल और डोब्यूटामाइन है, ठीक है। जो एपिनेफ्रीन है वो सब पे एक्ट कर रहा है, नोरेपिनेफ्रीन बीटा 2 पे एक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? ये एनाफाइलेक्सिस में यूज़ करते हो। ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी वहाँ? एपिनेफ्रीन थी। होमियोस्टेसिस में होता है, कार्डियक अरेस्ट में यूज़ करते हो। नोरेपिनेफ्रीन बेसिकली शॉक में यूज़ करोगे। डोपामीन है वो कब यूज़ कर रहे थे? जब आपको रीनल वेसल्स की डायलेशन चाहिए थी, ठीक है, जब रीनल शटडाउन हो रहा होता है उस कंडीशंस में आपको ये चाहिए होता है। जो आइसोप्रोटेरेनोल है वो बीटा नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, इसने क्या करवाना है? इसने तीनों पे एक्ट करना होता है और ये हम एवी ब्लॉक वाले बंदे को देते हैं। जो डोब्यूटामाइन है ये बीटा 1 एगोनिस्ट है, ठीक है। बीटा 1 है यानी कार्डियो सेलेक्टिव है और इसने क्या करवाना है? हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करवा रहा है, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो रहा है। ये कब चाहिए होता है? एक्यूट हार्ट फेलियर में चाहिए होता है। जो नॉन कैटेकोलेमीन्स अल्फा सेलेक्टिव है वो है फिनाइलेफ्रीन, ठीक है। फिनाइलेफ्रीन ने क्या करवाना है? डीकंजेशन करवानी है और हमारे पास जो डायलेटेड प्यूपिली मसल्स हैं उन पे एक्ट करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और माइड्रेसिस करवा देगा। और ये हमारे पास ब्लड वेसल्स पे भी तो एक्ट करेगा और हम इसको न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉन कैटेकोलेमीन्स बीटा 2 सेलेक्टिव कौन से हैं? एल्ब्यूटेरोल है, मेटाप्रोटेरेनोल है, टर्ब्यूटालाइन है, ठीक। जो हमारे पास फॉर्मोटेरोल है, ओलोडोटेरोल है, इसको हम बेसिकली जो है कंबाइन करते हैं कॉर्टिस्टेरॉइड्स के साथ और या फिर एंटी मस्क्रेनिक ड्रग्स के साथ और यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COPD और बाकी सब के लिए। इसको मगर हम यूज़ नहीं करेंगे ब्रोंकोस्पैज्म के लिए, ब्रोंकोस्पैज्म के लिए ये वाली ड्रग्स हैं और अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे तो हम इसको COPD या एस्थमा के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है इनडायरेक्ट एक्टिंग फिनाइल आइसोप्रोपाइलामाइन। फिनाइल आइसोप्रोपाइलामाइन कौन से थे?
एम्फेटामीन्स थे जिनका क्या था, एनोरेक्सिन प्रॉपर्टी थी, नार्कोलेप्सी में यूज़ कर रहे थे, और हमारे पास था अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स में यूज़ कर रहे थे। जो एफीड्रीन था वह हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे थे, वह हम पोस्चरल हाइपोटेंशन में यूज़ कर रहे थे, एन्यूरेसिस में यूज़ कर रहे थे। जो कोकेन था वो क्या करा रहा था, वो इनहिबिट करवा रहा था रीअपटेक को, ठीक है। और जो टायरामाइन था वो हमें कहाँ से मिलता है, फर्मेंटेड फूड से मिलता है।